हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अरे सीमा सुनो, आज शाम को प्रिया से कह देना घर जल्दी आ जाए, और हाँ, उसे अच्छे से तैयार भी कर देना। मनोज जी ने ऑफिस जाते जाते दरवाजे से ही सीमा जी को आवाज देकर कहा, सीमा जी, अच्छा ठीक है, मैं उसे कह दूंगी। मनोज जी, अरे हाँ, मैं शाम को ऑफिस से आते हुए रसगुल्ले और खांडवी भी लेता आऊंगा। और प्रिया से कह देना कि ढोकले बना ले, उसके ढोकले बहुत अच्छे बनते हैं। सीमा जी, अरे हाँ बाबा, हाँ सब कह दूंगी। और कुछ? हंसते हुए सीमा जी ने कहा। मनोज जी, और हाँ, समोसे भी बना लेना, और सब तैयारी करके तुम भी समय से तैयार हो जाना। शाम 6 बजे तक आ जाएंगे वो लोग। इतना कहकर मनोज जी ऑफिस के लिए निकल गए। मनोज और सीमा दोनों ही बहुत ही खुश मिजाज दंपति हैं। उनकी इकलौती बेटी प्रिया को देखने के लिए आज लड़के वाले आ रहे हैं, और बस इसलिए ही मनोज जी थोड़ा सा चिंतित थे और चाहते थे कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। मनोज और सीमा दोनों ही नौकरी पेशा हैं, तो घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अच्छा खासा साधन संपन्न और खुशहाल परिवार है दोनों का। एक छोटा सा 2 मंजिला बंगला है, जिसमें मनोज अपनी पत्नी सीमा और अपनी इकलौती बेटी प्रिया के साथ रहते हैं। घर के सामने की ओर ही एक छोटा सा बगीचा है, जहां अनेकों रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों के पौधे हैं। एक कोने में हर श्रृंगार के फूलों का पेड़ अपनी खुशबू से सभी का मन मोह लेता है। रात भर अपनी खुशबू बिखरा कर सुबह हर श्रृंगार के यही फूल हरी घास के कालीन पर बिछकर बगीचे की शोभा में 4 चांद लगा देते हैं, और साथ ही साथ मानव जात को ये संदेश भी दे जाते हैं कि ये संसार नश्वर है, तो फिर लड़ाई झगड़ा मेरा तेरा सब किस लिए। नारंगी डंडी के साथ छोटे छोटे सफेद फूलों की छटा देखते ही बनती है। कहीं अनार का पेड़ बगीचे की शोभा बढ़ा रहा है, तो कहीं अमरूद और पपीते के पेड़। एक किनारे में करीने से लगे अनेकों गमलों में बेला, मोगरा, गुलाब जैसे खूबसूरत फूलों के पौधे सजे हैं। कैक्टस के पौधे पर भी बहुत सुंदर फूल उगे हैं। आज लड़के वालों के स्वागत के उपलक्ष्य में सीमा जी ने ऑफिस से छुट्टी ले ली है, और अपनी लाडली डॉक्टर प्रिया को भी कह दिया है कि वो घर जल्दी आ जाए। सुबह से ही सीमा जी काम में जुट गई। सारा घर उन्होंने शीशे जैसा चमका दिया, और नाश्ते की भी सारी तैयारी कर ली। इधर अपने माता पिता की आज्ञाकारी बेटी प्रिया भी शाम होने से पहले ही घर आ गई। डॉक्टर होते हुए भी वो एक बहुत ही घरेलू किस्म की लड़की है, अर्थात उसे गृह कार्यों में बहुत रुचि है। उसे चित्रकारी करने का भी बहुत शौक है। प्रिया जब तस्वीरों में रंग भरती है ना, तो ऐसा लगता है कि मानो अभी तस्वीर सजीव हो उठेगी। और रंगोली, प्रिया के हाथ की रंगोली का तो अब क्या कहूँ। दीपावली पर घर आंगन की सजावट अधूरी सी लगती है, जब तक उसके हाथ की रंगोली से आंगन न सज जाए। उसे कविताएं लिखने का और अच्छा उच्च कोटि का साहित्य पढ़ने का भी बहुत शौक है। और तो और डॉक्टर साहिबा को खाना बनाना भी बहुत अच्छा आता है। पाक कला में एकदम निपुण है डॉक्टर प्रिया। यदि उसके हाथ का बना पनीर मखनी आप एक बार खा लेंगे ना, तो जिंदगी भर जुबान से स्वाद नहीं उतरेगा। संगीत से भी प्रिया को बेहद लगाव है। स्वर उसकी साधना है। प्रिया समय से घर आकर अपनी माँ का हाथ बटाने लग गई। उसने हॉल में कॉर्नर में रखे साइड टेबल पर गुलदान में सफेद रजनीगंधा के फूलों का गुच्छा बहुत ही करीने से सजाकर रख दिया। सजाते हुए वो बहुत ही मधुर स्वर में यह गीत गुनगुनाती जा रही थी। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, और उन फूलों की और उसके गीत की भीनी भीनी सी खुशबू से पूरा घर महक उठा। फिर उसने खिड़कियों पर गहरे नीले रंग के पर्दे लगा दिए, और सोफे पर से भी कवर हटाकर बीच में रखी टेबल पर एक चांदी के मेवादान में मेवा भरकर रख दिया। साइड में कैबिनेट पर एक ट्रे से सजाकर छोटी बोतल पानी की और कोल्ड ड्रिंक की सजाकर रख दी, और साथ ही एक ट्रे में 3-4 प्रकार के मुखवास भी सजाकर रख दिए। उसके बाद उसने सीमा जी को आवाज दी, मम्मी आप एक बार बाहर आकर देख तो लो, सब ठीक है ना। फिर जैसे ही सीमा जी बाहर आई, उन्होंने खुशी से प्रिया का माथा चूम लिया और बोली, मेरी बिटिया सयानी हो गई है, बहुत सुंदर है। और इतना कहकर वे फिर वापस से रसोई घर में चली गई। प्रिया ने बेडरूम में जाकर वहां की चादर वगैरह सब बदल कर वहां भी गुलदान में फूल सजा दिए।
और उसके बाद गुनगुनाती हुई और रसोई में आ गई अपनी माँ का हाथ बटाने को। माँ के साथ मिलकर उसने ढोकले बनाए, सीमा जी की समोसे बनाने में भी मदद की। फिर रसोई के काम से निवृत्त होकर दोनों माँ बेटी तैयार होने के लिए अपने कमरे में आ गई। सीमा जी ने हल्के आसमानी रंग का सलवार सूट पहना था और गले में बारीक मोतियों का कंठा और कान में मोती की झुमकी, करीने से बंधे बाल और माथे पर छोटी सी बिंदी बहुत ही साधारण और सौम्य से श्रृंगार में बिल्कुल सही मायनों में वे लग रही थी आज एक डॉक्टर बेटे की माँ। और इधर प्रिया ने डार्क ब्लू जीन्स पर सफेद रंग का टॉप पहना था, खुले बाल, आंखों में काजल और होठों पर नेचुरल कलर की लिपस्टिक में बहुत ही गरिमामय व्यक्तित्व की धनी लग रही थी आज डॉक्टर प्रिया। तब तक मनोज जी भी ऑफिस से आ गए थे। उन्होंने भी हल्के नीले रंग की प्लेन शर्ट और ब्राउन कलर का ट्राउजर्स पहना था। जैसे ही प्रिया तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो उसको यूं सादगी से तैयार हुआ देखकर मनोज जी और सीमा जी दोनों की ही उस पर से नजर ही नहीं हट रही थी। मनोज जी ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और सीमा जी ने दोनों हाथों से उसकी बलैये लेते हुए कहा, नजर ना लगे हमारी प्रिया को, आज तो लगता है हमारी डॉक्टरनी साहिबा को एक नए दिल के मरीज का इलाज करना पड़ेगा। इतना कहकर सीमा जी खिलखिला पड़ी और मनोज और प्रिया ने भी उनकी हंसी में साथ दिया। बस वे लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि डोरबेल बज उठी। मनोज जी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। आइए आइए जी, अंदर आइए, कहते हुए मनोज मेहमानों को अंदर हॉल में लेकर आए। फिर अपने परिवार का परिचय कराते हुए कहने लगे, मैं मनोज, ये मेरी धर्म पत्नी सीमा और ये है हमारी इकलौती बेटी प्रिया। उनकी इतना कहते ही प्रिया ने आगे बढ़कर उन सभी को नमस्कार करके उनका अभिवादन किया और फिर लड़के के पिताजी ने अपने परिवार का परिचय देते हुए कहा, मैं राजेश, ये मेरी धर्म पत्नी रेखा और ये है हमारा इकलौता सुपुत्र रवि। और इस परिचय के आदान प्रदान की औपचारिकता के बीच प्रिया सभी के लिए कीवी मॉकटेल बनाकर ले आई। तब राजेश कहने लगे, अरे बेटी, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं, तुम कुछ देर हमारे पास बैठो। तब नजरें झुकाकर प्रिया अपनी माँ के समीप जाकर बैठ गई। राजेश जी बोले, बेटे आप क्या करती हैं? प्रिया बोली, जी मैं सिटी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। इसी बीच रेखा जी ने अपनी पैनी दृष्टि से पूरे हॉल का मुआयना करते हुए सामने दीवार पर टंगी बड़ी सी पेंटिंग को देखकर पूछा, ये पेंटिंग? सीमा जी बोली, ये प्रिया ने बनाई है, इसे चित्रकारी का बहुत शौक है। रेखा जी, ओह अच्छा। तभी रवि ने सवाल किया, पेंटिंग के अतिरिक्त आपकी और क्या क्या हॉबीज हैं? इससे पहले कि प्रिया कोई जवाब देती, रवि की मां रेखा बोल उठी, एक डॉक्टर को चीर फाड़ के अलावा और भला क्या शौक हो सकता है? रेखा की यह बात सुनकर प्रिया के मन को बहुत ठेस पहुंची। उसके माता पिता भी बहुत आहत हुए, पर मौके की नजाकत को देखते हुए उन लोगों ने चुप रहना ही मुनासिब समझा और प्रिया ने भी बहुत मुश्किल से अपने आप पर काबू रखते हुए बहुत ही संयत स्वर में जवाब दिया, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, मेरा प्रोफेशन ही मेरा पैशन है। मैं अपने काम को पूरी तरह से समर्पित हूँ। मेरे लिए मेरा काम ही मेरी प्राथमिकता है। मेरे जीवन बाकी सभी चीजों का स्थान उसके बाद ही आता है। इतना कहकर वो चुप हो गई। फिर प्रिया की मम्मी कहने लगी, जी हाँ, हमारी प्रिया के लिए कर्म ही पूजा है। वैसे हमारी बेटी गृह कार्यों में भी बहुत दक्ष है, हर काम में महारत हासिल है इसको। रेखा की इस बात से थोड़ा बोझिल हुए माहौल को हल्का करने के ख्याल से मनोज जी ने कहा, सीमा तुम प्रिया के साथ मिलकर नाश्ता लगा लो। सीमा बोली, जी अभी लगाती हूँ, कहकर प्रिया के साथ रसोई घर में चली गई। तभी मनोज जी ने रवि से सवाल किया, बेटा आपने आगे क्या करने का सोचा है? रवि, जी मैं पापा जी के बिजनेस को ही ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूँ। मनोज जी, अच्छा बेटा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तभी सीमा प्रिया के साथ नाश्ते की ट्रे लेकर आ गई। ये लीजिए, आप लोग नाश्ता कीजिए, सब कुछ घर पर ही बनाया है, सीमा ने नाश्ते की प्लेट लगाते हुए कहा। तब एक बार फिर रेखा बोल उठी, क्या यह सब कुछ प्रिया ने बनाया है? सीमा बोली, बस मिलजुल कर ही बनाया है सब। वैसे ढोकले इसने ही बनाए हैं, ये ढोकले बहुत अच्छे बनाती है और उसे रसोई का और भी सब काम बहुत अच्छी तरह से करना आता है। ये सुनकर राजेश बहुत खुश हुए और कहने लगे, अच्छा तो बिटिया एक अच्छी डॉक्टर होने के साथ साथ पाक कला में भी निपुण है। इतना कहकर उन्होंने ढोकले का एक पीस उठाया और उसकी बहुत प्रशंसा की। रवि और रेखा की ओर
तस्तरी बढ़ाते हुए सीमा ने एक बार फिर आग्रह किया, आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं, थोड़ा तो लीजिए। उनके बार बार आग्रह करने पर रवि और रेखा ने भी नाश्ते की प्लेट ले ली और तब रवि कहने लगा, वाह, ढोकले तो वाकई बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। लेकिन रेखा बिल्कुल खामोश बैठी थी। सभी उनके इस अप्रत्याशित व्यवहार से हतप्रभ थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके इस व्यवहार की वजह क्या थी। यदि प्रिया के डॉक्टर होने से ऐतराज था उन्हें, तो ये बात तो वे पहले से ही जानती थी, तो फिर वे उसको देखने के लिए आई ही क्यों। अभी प्रिया और उसके माता पिता के दिमाग में इन्हीं सब सवालों से धमा चौकड़ी मचाई हुई थी कि तभी अचानक से रेखा की आवाज एक बार फिर गूंज उठी, बेटा, क्या आप हर वक्त जींस टॉप ही पहनती हो? उनके इस अप्रत्याशित से सवाल पर मनोज और सीमा एक पल को स्तब्ध से हो गए, पर प्रिया ने बहुत ही संयत स्वर में बिना विचलित हुए उत्तर दिया, जी हाँ, मैं अधिकांशतः जींस टॉप ही पहनना पसंद करती हूँ, क्योंकि आंटी आप जानती ही हैं महानगरीय जीवन कैसा होता है। यहाँ बेंगलोर की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में और अपने प्रोफेशन में मैं जींस टॉप में ही कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। इतना कहकर वो चुप हो गई। इस पर राजेश कहने लगे, रेखा, एक कैसी बातें कर रही हो? रेखा बोली, मैंने तो सिर्फ एक साधारण सा सवाल किया है, इसमें गलत क्या है? तब रवि कहने लगा, मम्मी आप भी ना, क्या फर्क पड़ता है इन सब से? रेखा बोली, फर्क पड़ता है बेटा, बहुत फर्क पड़ता है। लोग मुझसे सवाल करेंगे, मुझे लोगों को समझाना मुश्किल हो जाएगा, तू नहीं समझेगा इन बातों को। इतना कहकर उन्होंने फिर प्रिया से एक और सवाल किया, क्या तुम कभी भी साड़ी नहीं पहनती हो? क्या तुम आज भी साड़ी नहीं पहन सकती थी? उनके इस नस्तर से चुभते सवाल का भी प्रिया ने बहुत ही विनम्रता से के साथ उत्तर दिया, जी आंटी, आप शायद अपनी जगह सही हैं, पर मैं आप लोगों के सामने किसी भी तरह का दिखावा नहीं करना चाहती थी। बस मैं जैसी हूँ और जैसे रहती हूँ वैसा ही मैं आप लोगों के सामने आना चाहती थी। मैं किसी भी किस्म के आडंबर या दिखावे में विश्वास नहीं रखती हूँ। इतना कहकर उसने दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में जोड़ दिए। रवि ने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, एक दिन झूठ मूठ का दिखावा करके सामने वाले को धोखे में रखने में तो मैं भी विश्वास नहीं रखता हूँ। रवि अभी अपना वाक्य पूरा ही कर पाया था कि रेखा उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, भाई साहब, अब हम लोगों को इजाजत दीजिए, हमारा जो भी फैसला होगा 1-2 दिन में विचार करके जवाब दे देंगे। इतना कहकर वे लोग निकलने के लिए तैयार हो गए। तब मनोज हाथ जोड़कर कहने लगे, भाभी जी, यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। तब राजेश मनोज के हाथ पकड़ते हुए कहने लगे, अरे भाई साहब, आप क्षमा मांगकर हम लोगों को शर्मिंदा ना करें। रेखा बोली, अब चलें? इतना कहकर वे लोग निकल गए और प्रिया और उसके माता पिता अचंभित से खड़े रह गए। इधर प्रिया, मनोज और सीमा तीनों ही हतप्रभ से खड़े रह गए। कुछ पल को एकदम सन्नाटा छा गया। तभी इस सन्नाटे को चीरते हुए मनोज कहने लगे, अरे हीरा है हमारी बेटी, हीरा, और हीरे की परख जौहरी ही कर सकता है। अफसोस कि वे लोग इस हीरे को कांच समझ बैठे। तब सीमा भी बोल पड़ी, बिल्कुल सही कहा आपने, हमारी बेटी हमारा गुरूर है, बहुत कद्रदान मिलेंगे इस हीरे के। एक कहकर माता पिता दोनों ने ही सामने खड़ी प्रिया को गले लगा लिया और एक बार फिर तीनों के ठहाकों से घर गुंजायमान हो उठा। कुछ ही दिनों में सब कुछ सामान्य हो गया और पूरा परिवार इस बात को भी भूल चुका था। लेकिन फिर कुछ ही समय बीता होगा कि एक और रिश्ता आया प्रिया के लिए। पिछली बार की घटना से आहत प्रिया इस बार अपनी गलती को शायद दोहराना नहीं चाहती थी, इसलिए तैयार होने जाने से पूर्व बोली, मम्मी, मैं सलवार सूट या साड़ी? प्रिया बस इतना ही बोल पाई थी कि सीमा बीच में ही बोल पड़ी, नहीं, कोई जरूरत नहीं है बेटा, हमारी बेटी जैसी है, अगर वैसे ही किसी को पसंद है तो हम तेरा हाथ किसी के हाथ में देंगे, अन्यथा नहीं। कोई समझौता नहीं होगा तेरे जीवन के साथ। किसी और की संकीर्ण मानसिकता के लिए तुझे स्वयं को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर जिन लोगों की सोच इतनी छोटी हो, वो लोग तुझे भला क्या खुशी दे पाएंगे? नहीं देनी हमें ऐसे घर में अपनी बेटी। और इतना कहकर उन्होंने प्रिया को गले से लगा लिया। सभी तैयारियां पूर्ववत हो चुकी थी। प्रिया आज भी हल्के साधारण से मेकअप और ब्लैक डेनिम और पिंक टॉप में बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी रेशमी जुल्फें हवा के झोंके से बार बार उसके चेहरे पर आकर उसके मुखमंडल को और भी शोभायमान कर रही थी। वे तीनों तैयार होकर अभी
आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी डोरबेल बजी और मनोज ने दरवाजा खोलते हुए उन सभी का अभिवादन किया। और सामने लड़का तन्मय, उसकी छोटी बहन तान्या और उनके माता पिता खड़े थे। सभी ने एक दूसरे का अभिवादन किया। आपसी परिचय के आदान प्रदान और थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद सभी ने नाश्ता वगैरह किया और फिर तन्मय और तान्या और उनके मम्मी पापा ने घर की साज सज्जा और नाश्ते की भूरी भूरी प्रशंसा की। और उन लोगों को जब यह पता लगा कि प्रिया को घर के काम का इतना शौक है और वह गाने का भी शौक रखती है, तो वे सभी बहुत प्रभावित हुए। और फौरन ही तन्मय की मम्मी बोल उठी, सीमा जी, हमें आपकी बिटिया बहुत पसंद है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। यदि आप लोगों को हमारा तन्मय पसंद हो तो। तब मनोज कहने लगे, जी ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि हमारी बेटी आपके घर की शोभा बने, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार तन्मय और प्रिया भी एकांत में बातचीत कर ले तो बेहतर होगा। जी अवश्य, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तन्मय के पिता तारक जी फौरन बोल उठे। फिर सभी बड़ों की सहमति से तन्मय और प्रिया बाहर लॉन में घूमने निकल आए। तन्मय ने कहा, आप एक इतनी काबिल डॉक्टर हैं, फिर भी अपनी व्यस्तताओं के बीच आप घर के कामों के लिए संगीत और चित्रकारी जैसे अपने शौक के लिए समय कैसे निकाल पाती हैं? प्रिया बोली, यदि चाहत हो तो फिर सब कुछ हो जाता है तन्मय जी। अपने प्रोफेशन के साथ ही साथ अपनी हॉबीज के लिए भी मैं थोड़ा सा वक्त चुरा ही लेती हूँ। तन्मय ने कहा, आपको किस तरह का संगीत पसंद है? प्रिया बोली, जी मुझे पुराने सिंगर्स के गाने बहुत पसंद है। मुकेश जी, रफी साहब, किशोर दा, मन्ना डे, लता जी और आशा जी, इन सभी के गीत मैं अक्सर गुनगुनाती रहती हूँ। नए गायकों में मुझे अरिजीत सिंह और आतिफ असलम की गायकी बहुत पसंद है। बातचीत के बाद चलते चलते प्रिया ने अचानक से पूछा, तन्मय जी, क्या आपको और आपके परिवार को मेरा यू जीन्स टॉप पहनना नागवार नहीं गुजर रहा? तन्मय ने कहा, प्रिया जी, मेरे मम्मी पापा मुझसे भी ज्यादा बृहद सोच रखते हैं, उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पहनावा आपके चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। आपके पहनावे से ज्यादा हम सभी के लिए ये बात मायने रखती है कि आपकी सोच कैसी है। आज मेरी भी तो एक छोटी बहन है, वो भी तो वेस्टर्न आउटफिट ही पहनती है, फिर हम आप पर ये पाबंदी क्यों करके लगाएं? भला आप में और तान्या में क्या फर्क है? ये दोहरे मापदंड लोग क्यों अपनाते हैं भला? मैं नहीं जानता। मैंने तो बचपन से ही अपने घर में अपने मम्मी पापा की खुली सोच को ही देखा है, तो मुझे तो लोगों की ऐसी सोच से बहुत कोफ्त होती है। गुस्से से तमतमाया हुआ तन्मय बोलता चला गया। प्रिया बस अवाक से उसका चेहरा देखती रह गई। खैर छोड़िए, हम भी क्या बात ले बैठे, कुछ ज्यादा ही बोल गया मैं। थोड़ा सहज होने की कोशिश करते हुए तन्मय बोला। तब प्रिया ने अपनी नजरें झुका ली। फिर बहुत ही शांत और गंभीर स्वर में प्रिया बोली, मैं नहीं जानती थी कि इस सब बात से आपको इतनी तकलीफ पहुंचेगी। नमन करती हूं मैं आपकी और आपके परिवार की सोच को। फिर तन्मय ने कहा, क्या आप मेरे विषय में कुछ जानना नहीं चाहेंगी? प्रिया जी, नहीं, आपने अपनी सोच का उदाहरण तो मेरे सामने पहले ही पेश कर दिया, तो अब कुछ भी शेष नहीं है पूछने को, जानने को। तन्मय ने कहा, तो फिर रिश्ता पक्का बोलकर मुस्कुराते हुए दोनों घर के अंदर आए तो सभी की निगाहों में एक ही प्रश्न था और दोनों को यूं मुस्कुराते देखकर सभी खुश हो गए और सभी के होठों पर एक स्मित तैर गई। अब तारक जी कहने लगे, बधाई हो भाई साहब, मुंह मीठा कराइए। तभी तान्या प्रिया के निकट जाकर खड़ी हो जाती है और तन्मय को चिढ़ाते हुए कहती है, भैया बहुत परेशान करते थे ना आप मुझे, अब देखना मैं भाभी के साथ मिलकर आपको कितना तंग करूंगी। तन्मय बोला, अच्छा जी, इतनी जल्दी टीम बदल ली? घर चल फिर बताता हूँ तुझे। तान्या, भैया अगर परेशान करोगे तो भाभी से शिकायत कर दूंगी। तन्मय को चिढ़ाते हुए तान्या कहने लगी। तान्या के इतना कहते ही सब खिलखिलाकर हंस पड़े और बस इसी तरह हंसी खुशी के माहौल में रिश्ता पक्का हो गया और फिर कुछ ही दिनों में खूब धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हो गया। प्रिया विदा होकर ससुराल आ जाती है। घर में सभी लोग बहुत खुश हैं। प्रिया ने बहुत ही अच्छी तरह से घर और हॉस्पिटल दोनों की ही जिम्मेदारी संभाल रखी है। तन्मय और उसके माता पिता और तान्या सभी प्रिया से बहुत खुश हैं। वो घर में सभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। परिवार के हर एक सदस्य के मन की बात बिना कहे समझ लेती है। अपने मधुर व्यवहार और अपनी कार्य कुशलता से उसने सभी का दिल जीत लिया है। उधर रवि के माता पिता अपने बेटे के लिए किसी घरेलू किस्म की लड़की की तलाश में हैं। उन लोगों ने अखबार में भी विज्ञापन दिया
ऑनलाइन भी सभी मैट्रिमोनियल साइट पर भी रवि का बायोडाटा अपलोड किया। बहुत मेहनत मशक्कत के बाद आखिरकार उन लोगों को अपनी पसंद की बहुत ही सुंदर, दिखने में शर्मीली सी तथा कथित आदर्श सुसंस्कारी साड़ी वाली बहू मिल ही गई। उसका नाम था साक्षी। साक्षी ने ग्रेजुएशन किया है और वो एकदम घरेलू किस्म की लड़की है। उसे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। जब राजेश और रेखा उसको देखने गए तो उसने बड़े ही अदब से सर पर पल्लू रखकर उन लोगों के पैर छुए और रेखा तो जैसे उसकी इस अदब पर फिदा ही हो गई और कहने लगी, बहू हो तो ऐसी, मेरी तरफ से तो आज ही रिश्ता पक्का समझिए। उन्होंने और भी कुछ जानने समझने की जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि साड़ी पहनना और सिर पर पल्लू लेकर सभी बड़ों के पैर छूना एक आदर्श भारतीय नारी के संस्कारों की पहचान जो है। अब सभी के चेहरों पर एक मुस्कुराहट थी। विशेषतया रेखा तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि उनकी साड़ी वाली बहू की तलाश जो पूरी हो गई थी। और बस फिर क्या था, फौरन ही रवि और साक्षी की सगाई हो गई और फिर कुछ ही दिनों में साक्षी और रवि एक खूबसूरत बंधन में बंध गए। अब तो जैसे रेखा के पांव जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। सबसे कहती फिर रही थी, देखो मेरी बहू नगीना है, नगीना। मुंह दिखाई के लिए आई हुई सभी औरतें भी तारीफ के पुल बांधते नहीं थक रही थी। अरे रेखा बहन, कहाँ से लाई ये नगीना? रेखा बोली, अरे रत्नों की खान में से चुना है मैंने इस नगीने को अपने रवि के लिए। सच कह रही हो रेखा बहन, सभी औरतें संवेद स्वर में बोल पड़ी। साक्षी रोज साड़ी पहनकर सुबह सुबह अपने कमरे से बाहर निकलकर रेखा और राजेश के पैर छूती तो जैसे उनका रोम रोम पुलकित हो उठता। फिर वे लोग कुछ दिनों के बाद हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए। लगभग 10-15 दिनों का टूर था उन लोगों का। उसके बाद जब वे लोग ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटे तो एक दिन रेखा ने कहा, साक्षी बेटा आज नाश्ते में ब्रेड रोल बना लेना, रवि को बहुत पसंद है। तब साक्षी बोली, मम्मी जी मुझे तो ब्रेड रोल बनाना नहीं आता है। अब तो रेखा अवाक होकर उसका मुंह देखती रह गई। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसकी इस बात पर क्या प्रतिक्रिया दे। फिर भी उन्होंने मौन रहना ही बेहतर समझा। उन्होंने सोचा कि हो सकता है बाकी कामों में वो पारंगत हो, कोई जरूरी तो नहीं कि सभी को सब कुछ आता हो। मन ही मन ऐसा सोचकर उन्होंने खुद को दिलासा दी। लेकिन धीरे धीरे साक्षी के रंग ढंग सभी के सामने आने लगे। उसे ढंग से घर का कोई भी काम करना नहीं आता था और रेखा उसे सिखाने की कोशिश भी करती तो वो सीखना भी नहीं चाहती थी। उसे घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो बस बन संवर कर घूमना फिरना, मौज मस्ती और सैर सपाटा ये सब ही अच्छा लगता था। और अब रेखा को अपनी भूल का एहसास होने लगा था कि साड़ी वाली बहू के चक्कर में उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। पर अब वो कर भी क्या सकती थी, सिवाय पछताने के उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। राजेश और रवि का भी मन खिन्न रहता था, पर कोई उपाय ना देख सभी चुप रहते थे। एक दिन रेखा की कुछ सखियां उनके घर पर आई थी। वो उन सभी के सामने साक्षी के तारीफों के पुल बांध रही थी। मेरी बहू अप्सरा है, बिल्कुल अप्सरा। देखो, जहां आजकल की लड़कियां जींस टॉप से ऊपर नहीं आती हैं, वही हमारी साक्षी आज भी साड़ी पहनती है और सिर पर पल्लू भी लेती है। रोज सुबह उठते ही मेरे और अपने ससुर जी के पैर छूती है। बहुत ही संस्कारी बच्ची है। शायद ये उनकी व्यवस्था थी आज, क्योंकि ये उनकी इज्जत का सवाल था। समाज में दिखावे के लिए उन्हें मन मारकर ऐसा कहना पड़ रहा था। फिर उन्होंने आवाज लगाई, साक्षी बेटा मेरी सहेलियां आई है, जरा उनके लिए 4-5 गिलास जूस ले आना। पर सामने से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। रेखा सोच ही रही थी कि क्या करे क्या ना करे। तभी साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू लिए सजी धजी साक्षी बाहर हॉल में आई और उसने रेखा की सभी सखियों के पैर छुए। उसके ऐसा करते ही रेखा की सभी सखियां उसकी और प्रशंसा भरी निगाहों से देखने लगी। उनकी एक सखी साधना कहने लगी, रेखा तू बहुत खुशकिस्मत है जो तुझे ऐसी हीरे जैसी बहू मिली। तभी फिर एक और सखी रीना बोल उठी, हाँ रेखा सच, जैसा तू कह रही थी उससे भी बढ़कर सुंदर, सुशील और संस्कारी निकली तेरी बहू तो। तभी फिर मीना भी कहने लगी, अरे रेखा मुझे तो तुझसे जलन होने लगी। एक तेरी बहू है और एक मेरी बहू को देखो, न चूड़ी पहनती है, न पायल, न माथे पर बिंदिया, न मांग में सिंदूर, और सारा दिन छोटे छोटे कपड़े पहनकर अंग्रेजी में गिटपिट करती रहती है। बस उसकी इस बात पर सभी सहेलियां हंसने लगी और रेखा का सिर गर्व से और भी ऊंचा हो गया। तभी रेखा ने साक्षी से कहा,
बेटा मैंने तुम्हें जूस लाने के लिए आवाज लगाई थी, क्या हुआ? तब वो रेखा जी की ओर मुखातिब होकर बोली, मम्मी जी आज मेरी किटी पार्टी है, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, रात को खाना बाहर ही खाकर आऊंगी। इतना कहकर वो वहां से निकल गई। अब तो रेखा की निगाहें शर्म से धरती में गड़ी जा रही थी। अब वही सहेलियां जो पहले तारीफ करते नहीं थक रही थी, आपस में खुसर पुसर करने लगी। देखो तो सही जरा कैसे झट से निकल गई। फिर मीना कहती है, अरे इससे तो लाख गुना अच्छी मेरी बहू है, भले ही साड़ी ना पहनती हूँ पर ऐसा तो नहीं करती कम से कम। अब रेखा को तो जैसे काटो तो खून नहीं, उनका रोने को दिल कर रहा था पर सबके सामने रो भी नहीं सकती थी। रेखा बोली, तुम लोग बैठो, मैं अभी सबके लिए जूस लेकर आती हूँ। तब साधना कहने लगी, नहीं रेखा तू रहने दे, तू परेशान मत हो, वैसे भी अभी हम लोगों का कुछ लेने का मन भी नहीं है। रीना बोली, हाँ हाँ रेखा तू आराम कर, अब हम लोग निकलेंगे। तभी अब तक चुप बैठी उषा बोल पड़ी, अरे अभी याद आया, मुझे तो बाजार भी जाना है, चलो भाई चलो, देरी हो रही है, निकलते हैं। कहकर रेखा से इजाजत लेकर वे सभी सखियां वहां से निकल गई। रेखा को कुछ जवाब न सूझा, वो चुपचाप नजरें झुकाए बैठी रही। रेखा अभी तक इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी और अपने हाथों में सर लेकर सोफे पर धंसकर बैठी हुई थी कि तभी उनका फोन बज उठा। फोन पर नाम देखकर एक पल के लिए उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, सामने से आवाज आई, हेलो रेखा, कैसी है, क्या हाल है, क्या हो रहा है? तेरी तो कुछ खैर खबर ही नहीं है, हमारी याद वाद आती भी है कि नहीं? रेखा बोली, अरे वाह, इतने दिनों बाद, और तू रुकेगी भी या धारा प्रवाह बोलती ही चली जाएगी? और तू बोल कहाँ से रही है? आज अचानक तुझे मेरी याद कैसे आई? रेखा ने अपनी अभिन्न सखी तारिका के अनवरत प्रश्नों के उत्तर में नाराजगी जाहिर करते हुए सवाल किया। तारिका बोली, अरे मोहतरमा, हम आप ही के शहर में आ गए हैं, हमारे पतिदेव का तबादला इसी शहर में हो गया है। रेखा बोली, वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। तारिका बोली, अच्छा अब तू यह बता कि तू मुझसे मिलने कब आ रही है? मैं तुझसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रही हूँ, तू बेटे की शादी में भी नहीं आई, तुझसे ढेरों बातें करनी है। रेखा बोली, हाँ यार, कुछ व्यस्तता ही ऐसी रही कि आ ही नहीं पाई, तू भी तो नहीं आई मेरे रवि की शादी में। तारिका बोली, हाँ बस यूं ही यार, खैर छोड़ो ये सब बातें, और तुम कल लंच हमारे साथ कर रही हो मेरे घर पर, ठीक है? कहकर रेखा ने एक गहरी सांस लेकर फोन रख दिया। दूसरे दिन सुबह से रेखा बहुत ज्यादा उत्साहित थी अपनी बचपन की सखी से मिलने के लिए। सब काम निपटाकर फटाफट तैयार होकर वे निकल पड़ी अपनी सखी से मिलने के लिए उसके घर की ओर। जैसे ही रेखा तारिका के घर पहुंची, उन्होंने दरवाजा खोला और दोनों सखियां वहीं दरवाजे पर ही एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी। दोनों कम से कम 30 साल के अंतराल के बाद जो मिली थी, जबकि बचपन में दोनों ही सखियों की दांत काटी रोटी थी। लेकिन कुछ तो दूरियां और कुछ घर परिवार की जिम्मेदारियों के चलते दोनों सखियों का आपस में मिलना ही नहीं हो पाया था। आज मिलते ही दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। कुछ पल तक दोनों यूं ही एक दूसरे के गले लगकर रोती रही। फिर थोड़ा संयत होकर तारिका जी बोली, आओ अंदर चलकर बैठते हैं। कहकर वे रेखा को लेकर अंदर कमरे में आ गई। दोनों सखियां अभी बातों में ही मशगूल थी कि तभी एक हल्की सी दस्तक के साथ कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है। तारिका जी की बेटी कॉलेज से आते ही धीरे से कमरे का दरवाजा खोलकर तारिका के गले में बाहें डालकर कहती है, अरे मम्मी, आप कल से आंटी का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, जरा हमारा भी तो इंट्रोडक्शन करवा दीजिए आंटी से। तारिका बोली, हाँ हाँ बेटे जरूर, क्यों नहीं। फिर रेखा की ओर मुखातिब होते हुए, रेखा ये मिलो मेरी लाडली बिटिया रानी से, जिसे हम सब प्यार से गुड़िया बुलाते हैं, और गुड़िया ये है तुम्हारी रेखा आंटी। गुड़िया बोली, मम्मी आपकी और आंटी की दोस्ती कितनी पुरानी है। तारिका बोली, गुड़िया भाभी से कहो आंटी के लिए कुछ ठंडा ले आएगी। हाँ मम्मी, कहकर गुड़िया चली जाती है। उसके जाने के बाद तारिका जी कहती हैं, रेखा क्या बात है, तू कुछ परेशान लग रही है। रेखा बोली, नहीं यार, कुछ भी तो नहीं, कितना तो हंसी हूँ अभी तेरे संग, मुझे भला कैसी परेशानी। तारिका बोली, रेखा तू ज्यादा बन मत, तू मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती, मुझे सच सच बता। तभी तारिका की बहू कमरे में आई। नमस्ते आंटी, कहकर उसने रेखा का अभिवादन किया और फिर बोली, आंटी गर्मी बहुत है, ठंडा ठंडा मॉकटेल लीजिए। और जैसे ही रेखा ने
मोइतो का गिलास लेने के लिए ऊपर की ओर नजरें उठाई तो लगा कि वो गस खाकर गिर जाएंगी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने स्वयं को संभाला। उधर तारिका जी की बहू जूस की ट्रे रखकर जा चुकी थी। रेखा ने अचरज भरी निगाहों से तारिका जी से पूछा, तारिका कहने लगी, हाँ रेखा, ये प्रिया है मेरी बहू। प्रिया हीरा है, हीरा। हमारी बहू डॉक्टर है, लेकिन फिर भी तनिक भी घमंड नहीं है। गृह कार्य में इतनी दक्ष है कि कुछ मत पूछो। घर और हॉस्पिटल दोनों की जिम्मेदारी बखूबी उठाती है। मुझे तो एक भी काम को हाथ तक नहीं लगाने देती। पूरा घर संभाल रखा है। मेरी और तन्मय के पापा की सेहत का और हमारे खाने पीने का पूरा ख्याल रखती है। मेरी बेटी तान्या गुड़िया की तो सबसे अच्छी दोस्त है प्रिया। एक ही सांस में इतना सब बोलकर तारिका जी ने एक गहरी सांस ली और तभी प्रिया फिर नाश्ते की ट्रे लेकर हाजिर हो गई। ब्रेड रोल, रसमलाई, ढोकला और सैंडविच। इतनी सारी चीजें देखकर आश्चर्यचकित हो गई थी रेखा। इससे पहले कि वे कुछ कह पाती तभी तारिका जी की आवाज गूंज उठी, ये सब हमारी प्रिया ने अपने हाथों से बनाया है। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है हमारी बहू रानी। प्रिया फिर से नाश्ता रखकर वापस चली गई। रेखा अभी तक स्तब्ध बैठी थी एकदम। तभी तारिका जी ने सवाल किया, बोल रेखा, कैसी लगी मेरी बहू? रेखा बोली, सच में हीरा है तेरी बहू तारिका, हीरा। मैंने जिस हीरे को कांच समझकर ठुकरा दिया था, तेरी पारखी नजरों ने पहचान लिया। रूंधे हुए गले से सिर्फ इतना ही बोल पाई आज रेखा, और इतना बोलते बोलते उनका गला रूंध गया। तब मौके की नजाकत को भांपते हुए तारिका जी ने कहा, रेखा, अब बीती बातों को भूल कर नाश्ता करो। जो हुआ ठीक है, जाने दो। पिछली बातों को याद करने से सिर्फ दुख ही हासिल होगा। रेखा बोली, हाँ तारिका, तू ठीक ही कह रही है। पिछली बातों को भूल जाने में ही सबकी भलाई है। ये शायद मेरी रूढ़िवादी सोच की ही सजा मुझे मिल रही है। कहते कहते रेखा की आंखें छलछला आई। फिर दोनों सखियों ने नाश्ता करते हुए ढेर सारी बातें की। अपने तन मन की सारी बातें कहकर दोनों ने मन हल्का कर लिया। शाम होने लगी तब रेखा ने तारिका जी से जाने की इजाजत मांगते हुए कहा, तारिका, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई, अब तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा। अब तू बता, तू कब आ रही है मेरे पास? तारिका बोली, यार मन तो नहीं भरा, पर अब शाम हो गई है तो तुझे और रोक भी नहीं सकती हूँ। मैं जल्दी ही तेरे यहाँ आने की कोशिश करूंगी। और इतना कहकर तारिका ने उन्हें प्रिया के हाथ की बनाई हुई एक पेंटिंग गिफ्ट करते हुए कहा, रेखा, ये पेंटिंग मेरी बहू ने अपने हाथों से बनाई है। और पेंटिंग को हाथ में लेते हुए रेखा की आंखों से आंसू की अविरल धारा बह निकली। आज पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी रेखा। तारिका से विदा लेकर घर की ओर जाते हुए बार बार रेखा के जहान में बस यही विचार आ रहे थे कि एक झूठी शान के वसुभूत आज मैं हूँ, कितनी अभिभूत। सिर्फ पहनावे पर जाकर मैं सब कुछ गंवा आई। कपड़े तो तन ही ढकते हैं, गुण ढक देते हैं सारी बुराई। घर को ढक ले जो आंचल में, वही एक है लाखों में। फिर पहने जीन्स चाहे वो साड़ी, न समझी ये बात मैं अनाड़ी। न जाओ किसी के पहनावे पर, यह बात मुझे समझ अब आई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।